ठीक चल। अंदर रख दे। ओके पीछे 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 बूम चढ़ो बूम बूम चढ़ो खड़ा नहीं होना पीछे घूम ऊपर कर वेलकम सर आइडा थोड़ा डिस्टेंस रखिए प्लीज। चल जी जी भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं। इनके लिए तो यहाँ पे गिरा दोगे यार पीछे पहले विनोद
मोटू भाई थोड़ा सा मोटू भाई फ्लैश डालो यार। चलो चलिए ना। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। आप चले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਓ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ बहुत प्यारियां बनाई आखिरी के साथ में बहुत हमारे यार आगे मत आओ प्लीज, यही ठीक है। हाँ जी हाँ जी सर, बिल्कुल पीछे हो सर। एक एक कदम आप थोड़ा सा स्पेस बनाओ। अरे यार आगे आने से काम खराब हो रहा है। आगे आने से एक मिनट यार, बस चलते सर। आगे बताइए। भैया स्टिल थोड़ा सा चलते चलो पीछे चलो हो गया भाई, तो पीछे होते चलो चलो भैया चलो मीडिया वाले साहब चलो एक मिनट भैया रुक जाओ, आगे आने दो इधर आ जाओ ना, अभी बहुत चक्कर में मेरी बस अब एक कदम आप पीछे लेते जाओ। थोड़ा पीछे रहिए आप, इधर आ जाओ। थोड़ी फ्लैश कर ले यार। चलिए चलो भैया पीछे चलो, पीछे चलो। चलो ऐसे थोड़ा आप लोग थोड़ा सर आगे रुक जाइए। यार फ्लैश तो नीचे करो यार। चलो घुमा लो भैया। बहुत ही अच्छे गिरिएगा नहीं और सर एक बार सर एक बार सामने वाह सर चलो सामने रहो, आगे नहीं जाना। अरे हम लोग नहीं जा रहे, दिखे थे। ठाकुर जी मोबाइल ला दो मैंने सर, मोबाइल वाला जाकर। अरे भाई क्या करेंगे।
हम लोग तो यहाँ है दिखाएगा सिक्का कैसे बनाएगा। तो जो शौचालय में लोग आते हैं, जो आसपास के अन्य लोग हैं, वो लोग यहाँ आते हैं। हम यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, पीडी फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ जांच की सुविधाएं हैं, ब्लड ग्रुप है, हीमोग्लोबिन है, ब्लड शुगर है, और हम यहाँ से ये आयरन, कैल्शियम, कॉन्डोम और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये भी देते हैं। प्लस ओपीडी फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा हम स्लम में जाकर जागरूकता और प्रशिक्षण का भी काम करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं और हाइजीन और स्वच्छता ये एक साथ ही चलती हैं, तभी हम एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। हम लोग का 9,000 का प्लस है, 4,000 में कम कर सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री चाहे गाँव में जाकर दिखाएगा। विजेंद्र जी मेरा नाम डी झा, मैं इस मिशन का क्रिएटर हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको बताऊँ। आपके ही प्रांत से शुरू होता है, लोथल का ये मोहनजोदड़ो सिंह का है। ये हम माननीय आपको बताना चाहते हैं कि जिस शौचालय पर दुनिया गर्व कर रही है, जिसको बोलते हैं WC टॉयलेट, वो सबसे पहले हमारे यहाँ ही आज से हर संख्या क्रॉस करो वहाँ पर ये सर आगे में जाना कोई ये पूरा अन्य पुरानी सभ्यता में क्या है? सर हाथ हटा ये हमने यार पीछे हो जाओ। अमेरिका का केवल ये गंदी कि जब शाम पीछे हो जाओ। ये डिफरेंट फूड्स में कैसे हैं? अभी क्या है? वंडरफुल और अंग्रेजों को ह्यूमिलेट करने के लिए ऊपर में पहले थाईलैंड में हाथियों को भी नहीं दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे कॉस्टली टॉयलेट है, नासा के पास में $90 मिलियन का है। ऐसे ही लेटेस्ट जो कुछ चीज़ें हैं ताजमहल के अंदर में ये जो है एक डॉक्टर सतपाल उन्होंने कहा है किसी जगह जो टाइम पर कॉल आ जाए तो घबराओ मत, अपना हाथ निकालो बायां मुट्ठी और ये एंटी क्लॉकवाइज किसी पेंसिल या ब्लंट ऑब्जेक्ट से बना देगा 4-5 बार, तो उस प्रेशर से the pressure of toilet is abated by a couple of minutes. ये मैडम थोड़ा सा उधर बैठ जाओ।
ठीक है, हो गया भाई। थैंक यू सर। कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं निवेदन करूंगी माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय संस्थापक महोदय श्रीमती अमोला जी, श्री समीरेंद्र चैटर्जी जी, श्रीमती उषा चौमर और मनु घोष जी से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें। करते हैं परंपरागत सुलभ प्रार्थना एवं सुलभ एंथम से, जिसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने आसन से चंद मिनटों के लिए खड़े हो। नारायण
आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज का दिन हम सभी के लिए किसी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं, क्योंकि इस दिन की प्रतीक्षा हम बड़े उत्साह से कर रहे थे। ये हम सभी के लिए अति गौरव और हर्ष का विषय है कि आज सुलभ के इस प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी पधारे हैं, जिनके आने से निश्चित रूप से इस परिसर की शोभा और भी कई गुना बढ़ चुकी है। महोदय जी, आप आज हमारे बीच पधारे, ये सचमुच हमारे लिए अति सम्मान का विषय है। तो आइए दीप प्रज्वलन से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हमारे सम्माननीय अतिथि श्री अमित शाह जी, संस्थापक महोदय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एवं मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा। मैं माननीय संस्थापक महोदय से निवेदन करूंगी कि वे माननीय श्री अमित शाह जी का शॉल, माला एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। संस्थापक महोदय माननीय करते हुए सर एक बार सम्मान पत्र का पठन करने मैं श्रीमती आभा कुमारी जी को मंच पर आने के लिए निमंत्रित करना चाहूंगी। रिद्धि सिद्धि और वृद्धि के शाश्वत कर्मयोगी माननीय श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कर कमलों में सादर समर्पित है यह सम्मान पत्र। संकल्प और समर्पण के अप्रतिम कर्मयोगी, आस्था और विश्वास के सेतु पुरुष, राजनीतिक रणनीति के दक्ष महारथी, चुनाव प्रबंधन के अनुभव सिद्ध व्यक्तित्व, वाक मुखर, चेतना प्रखर, संगठन महर्षि माननीय श्री अमित अनिल चंद्र शाह जी का हम सुलभ इंटरनेशनल के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मानवीय संस्कारों से संपन्न एक गैर राजनीतिक परिवार में भारत के शस्य श्यामल प्रांत महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक नगरी मुंबई में हुआ। आप मूलतः गुजरात के निवासी हैं। आपके पिता श्री अनिल चंद्र शाह प्रतिष्ठित व्यवसायी रहे हैं। विरासत के रूप में मिली समाज सेवा और पारिवारिक संस्कारों के कारण किशोरावस्था से ही देश और समाज के लिए कुछ करने की उदात्त भावना से ओतप्रोत श्री शाह ने अपने सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए मात्र 14 वर्ष की अवस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तरुण स्वयंसेवक के रूप में जुड़ गए। तभी से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से आदर्श और सामाजिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध होकर पूर्ण समर्पण भाव से राष्ट्र आराधना और समाज सेवा के महती कार्यों से जुड़े हैं। यहीं से राजनीतिक शक्ति के इस अक्षुण्ण स्रोत को एक रचनात्मक दिशा मिल गई। जैव रसायन विज्ञान में स्नातक और प्रतिभावान श्री शाह ने अपने विधेयात्मक मानसिकता, अद्भुत संगठन क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी को प्रभावित किया। फलस्वरूप आपको सन 1982 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अहमदाबाद इकाई के सचिव पद का दायित्व सौंपा गया। धीरे धीरे आपकी प्रतिभा प्रादेशिक सीमाओं से बाहर भी प्रतिष्ठित होने लगी और आपको सन 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और आगे चलकर गुजरात इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया। सन 1985 में पहली बार आपने गुजरात के सरखेज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और प्रतिद्वंदी को रिकॉर्ड मतों से पराजित कर अपनी लोकप्रियता को सिद्ध कर दिया। अपनी लोकप्रियता का ग्राफ हमेशा ही ऊर्ध्वगामी रहा।
जीत के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4 बार सरखेज विधानसभा के मतदाताओं का स्नेह पाकर विजयी हुए श्री अमित शाह जी ने 5वां विधानसभा चुनाव सन 2012 में नरनपुरा विधानसभा क्षेत्र से जीतकर एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आपकी लोकप्रियता के अभेद दुर्ग में सेंध लगाना प्रतिद्वंदी के लिए कठिन ही नहीं असंभव भी है। आपकी अद्भुत संजीवनी सिद्धि का स्पर्श पाकर अनेक मृतप्राय संस्थाएं स्वतः जीवित जागृत हो उठती हैं। घाटे के बोझ से चरमरा रहे अहमदाबाद सहकारी बैंक का लाभकारी संस्थान बनना आपकी इसी संजीवनी सिद्धि का जीवंत उदाहरण है। गुजरात राज्य वित्त निगम के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का गौरव भी माननीय श्री अमित शाह जी को ही प्राप्त है। आपकी सक्षम प्रशासनिक क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए सन 2002 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में आपको राज्य मंत्री बनाते हुए गृह, परिवहन और आवास जैसे अनेक महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व सौंपा, जिनका कुशलतापूर्वक निर्वहन कर आपने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का एक बार फिर परिचय दिया और अपनी शुभमति और उत्तम गति के लिए प्रभूत प्रशंसा अर्जित की। राजनीति के साथ साथ खेलों के प्रति भी आपका अनुराग सर्वविदित है। आपने अपनी प्रतिभा की स्निग्ध छांव में बतौर अध्यक्ष गुजरात राज्य के शतरंज संघ को तथा उपाध्यक्ष के रूप में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को विकसित पल्लवित होने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए। संप्रति आप विश्व की सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह आपका दूसरा कार्यकाल है। आपने सन 2014 में पहली बार इस पद को सुशोभित किया था। इसके पहले आपको भारतीय जनता पार्टी में महासचिव का दायित्व सौंपा गया था। उस वक्त आपने कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सन 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीत ली। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी न केवल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि 543 लोकसभा सीटों में से 282 पर जीत प्राप्त की। आपकी पार्टी के गठबंधन दलों को भी 54 सीटें मिली। इस प्रकार सन 1984 के बाद पहली बार भारतीय संसद में किसी एक दल और गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश के 80 में से 71 सीटों पर अपने दल के प्रत्याशियों को विजयश्री दिलवाकर आपने अपने अनूठे चुनाव प्रबंधन और अद्भुत सांगठनिक क्षमता का जो लोहा मनवाया है वह वंदनीय है और स्मरणीय है। अपनी ओजस्विता और तेजस्विता से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने संगठन को जो नव्यता, भव्यता और दिव्यता प्रदान की है वह आपके अहर्निश कर्मयोग का उज्जवल प्रतीक है। राजनीति की यज्ञशाला में आपने जो संघर्ष और नैतिक मूल्यों का गंगा जल छिड़का है वह भारतीय जनमानस में सदैव प्रेरक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। सुलभ आंदोलन के शुभारंभ की प्रेरक पृष्ठभूमि में बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह में सम्मिलित होकर मेरा कार्य करना है। विगत 47 वर्षों से हम स्वच्छता संवर्धन और स्कैवेंजिंग की समाप्ति के लिए शौचालय निर्माण और संचालन का जो कार्य कर रहे हैं उसे एक सार्थक स्वीकृत मंच तब मिला जब 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय निर्माण और साफ सफाई की बात की और उसी वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मुझे आज़ादी बाद में, स्वच्छता पहले चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की उसी धारणा का सम्मान करते हुए कहा कि क्विट इंडिया का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन क्लीन इंडिया का सपना को पूरा करने का दारोमदार हम पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य ने मेरी इच्छा शक्ति को और दृढ़ कर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा और गांधी जी के उस सपना को पूरा करने के अभियान में अपमान और सम्मान की परवाह किए बिना जी जान से लगा हूँ। हमने पारंपरिक शौचालयों को सुलभ शौचालयों में परिवर्तित कराकर मैला ढोने वाली महिलाओं को इस अमानवीय कार्य से मुक्त कराया है। उन्हें शिक्षा दी है, रोटी रोजी कमाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया है।
हमने मंदिरों में उनका प्रवेश कराया, काशी में गंगा स्नान कराकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए और ब्राह्मणों के साथ बैठकर खाना खिलाया। ऐसा करने से इनकी स्थिति समाज में बदल गई है। अब वे उन्हीं घरों में जाकर अचार पापड़ बेचती हैं, उन घरों की महिलाओं का चेहरा चमकाती हैं जिन घरों में पहले वे मैला ढोने का अमानवीय कार्य किया करती थी। इस कार्य से धरती और आकाश का मिलन हो गया है, ऐसा लोग विश्वास कर सकते हैं। हमारे प्रयासों के बाद वाल्मीकि समुदाय के लोग ब्राह्मण और ऊंची जातियों के लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, ऐसा कोई विश्वास नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने राजस्थान के अलवर एवं टोंक जिले में यह कार्य करके दिखाया है। यहाँ तक कि वे लोग अब संस्कृत के श्लोकों का पाठ भी करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तथा अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। वृंदावन की विधवाओं की जीवन दशा को माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के माध्यम से प्राप्त हुआ और अब सुलभ ने वृंदावन की माताओं के जीवन में आमूल परिवर्तन ला दिया है। उन्हें प्रति माह 2000 रुपये सुलभ की ओर से प्राप्त होता है। इसके साथ ही उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। माताओं को बंगला, हिंदी एवं अंग्रेजी में शिक्षा के अलावा माला, अगरबत्ती एवं राधा कृष्ण के कपड़े बनाने का कार्य भी सिखाया गया है। अब इनके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है कि ये दीपावली मनाती हैं और होली खेलती हैं, जो पहले इन विधवाओं के लिए वंचित था। पहले ये मरना चाहती थी, परंतु अब ये भरपूर जिंदगी जीना चाहती हैं। इसी तरह हमने वाराणसी और उत्तराखंड की विधवाओं की जीवन दशा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। इस प्रकार हमने कई क्षेत्रों में भारत का इतिहास बदल दिया है। समय अभाव के कारण हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि डाइवर्सिटी के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने जिन 50 लोगों की चर्चा की है, उनमें डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का नाम बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन तथा एंजेलिना जोली के साथ है। न्यूयॉर्क के मेयर ने डॉक्टर पाठक के नाम पर न्यूयॉर्क शहर की तरफ से 14 अप्रैल 2016 का दिन उनके नाम घोषित किया है। इन्हें हार्वर्ड क्लब की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सुलभ की तकनीक को बीबीसी होराइजन ने दुनिया के 5 आविष्कारों में से एक बताया है। माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपनों को हम दृढ़ता के साथ पूरा करने में जुटे हैं और आशा करते हैं कि 2019 तक खुले रूप में शौच की प्रथा समाप्त हो जाए। स्वच्छ, सुंदर वातावरण और जागृत समाज हमारी संस्था का मिशन है। आप भी स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित हैं। अतः सुलभ ग्राम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विनाशाय च दुष्कृताम की अवधारणा के मूलाक्षर माननीय श्री अमित शाह जी आपकी प्रतिष्ठा की व्याप्ति, यश के सर्वोच्च आकाश तक पहुँचे और आपका विधेयात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारतीय जनमानस के हृदय पटल पर रचनात्मक उपलब्धियों की मंगल वंदनवार के रूप में हमेशा सुशोभित हो। इन्हीं स्तवन चेतना के साथ शुचिता, स्वच्छता और सामाजिक समरसता को समर्पित सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने संस्थान तथा समस्त देशवासियों की ओर से आपके जैसे तथा कर्मठ कर्मयोगी और संगठन ऋषि का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर स्वयं को गौरवान्वित अभिनव कर रहा है। समस्त आस्थाओं एवं विश्वास सहित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, संस्थापक सुलभ इंटरनेशनल। और इसी के साथ शाह जी को हमारी तरफ से भी हम सभी की ओर से माननीय शाह जी को श्री रामायण की एक प्रति। इसके उपरांत आज के पावन दिन पर सुलभ की एक और पहल का शुभारंभ होने जा रहा है और वह है सुलभ स्वच्छ भारत साप्ताहिक, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस अहम पहल का विस्तार है जिसमें उन्होंने स्वच्छ भारतीय को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया और भारतीय जीवन दर्शन की चिरंतरता को कहीं शिद्दत से उसके साथ जोड़ा।
अब मैं निवेदन करूंगी माननीय अतिथि श्री अमित शाह जी, संस्थापक महोदय और मंच पर आसीन सभी गणमान्य से कि वे इस साप्ताहिक सुलभ स्वच्छ भारत का विमोचन करें। सुलभ स्वच्छ भारत हिंदी साप्ताहिक और सुलभ स्वच्छ भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रणेता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने एक ऐसी पुस्तिका तैयार की है जो आम जनता को डिजिटल भुगतान के अलग अलग माध्यमों से परिचित कराएगी। भारत से काला धन व भ्रष्टाचार पर विजय पाने की प्रधानमंत्री जी की मुहिम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में इस पुस्तिका का प्रकाशन किया है। इसके पश्चात सुलभ द्वारा रचित एक और पुस्तिका का विमोचन माननीय श्री अमित शाह जी और संस्थापक महोदय जी द्वारा करते हैं सुलभ स्वच्छ भारत.com और कैशलेस बनेगा इंडिया.com की हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सुलभ स्वच्छ भारत का वेब पोर्टल इस साप्ताहिक की मूल अवधारणाओं का ही प्रतिबिंब है और इसी के साथ कैशलेस बनेगा इंडिया.com भी ऐसी ही एक पहल है जिससे हम सभी डिजिटल पेमेंट के तौर तरीकों के बारे में दक्ष हो पाएंगे। और जैसा कि आप सभी ने देखा माननीय श्री अमित शाह जी द्वारा इस वेबसाइट पोर्टल का शुभारंभ हो चुका है, तो कृपया जोरदार तालियों से एक बार फिर से इसके शुभारंभ को मनाया जाए। और अब वक्त है मंच पर ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने का जिसे सुनना अक्सर हमारे लिए किसी गुरुवाणी से कम नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे संस्थापक महोदय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी की। और अब मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी, उषा चौबा जी, श्रीमती पाठक, मनोज घोष जी, पंकज समीर चटर्जी जी, उपस्थित भाइयों बहनों, हमारे लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारे 28 वर्ष के इतिहास के पन्नों को पलटने के क्रम में इतने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति का पहली बार आगमन हुआ है। हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने का, और जिस प्रकार से आपने आने की कृपा की, लोगों से मिले, चीज़ों को देखा आपने, और ये ऐसा जगह है जहाँ गांधी वहाँ रहते थे, अहमदाबाद में, साबरमती में,
और सेवाग्राम में, राजघाट में, बिरला मंदिर में। लेकिन आज गांधी अब यहाँ रहते हैं, इस कैंपस में रहते हैं, क्योंकि गांधी को स्वच्छता प्रिय था और हमने इस कैंपस को गांधी के अनुरूप स्वच्छ रखा हुआ है। इस बात को बताने के लिए कि पूरा देश इसी प्रकार से साफ रखे। दूसरा गांधी का कि हमारे स्कूल में माननीय श्री शाह जी गए, देखा उन्होंने हमारे स्कूल में शौचालय हमारे विद्यार्थी और शिक्षक साफ करते हैं। हमारे यहाँ कि स्कूल में किसी को बाहर से आकर शौचालय साफ करने की अनुमति नहीं है। और ये गांधी का सपना था और गांधी का कार्य था कि उनके आश्रम में जो रहता था शौचालय सब साफ करता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो 4.5 लाख घरों स्कूलों में एक साल में शौचालय बन गए। अब उसको साफ रखने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों पर और शिक्षकों पर होनी चाहिए। उसके लिए भारी कार्मिक बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और हमने एक उदाहरण पेश किया है देश के लिए कि स्कूलों को साफ रखना है, शौचालय को साफ रखना है तो विद्यार्थी और शिक्षक स्वयं साफ करें। लोग हाइजीन बिहेवियर की बात करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था बहुत कम स्कूलों में मिलेगी आपको। और साथ साथ डिस्पोजल की भी, तो हाइजीन बिहेवियर की बात करेंगे और ना नैपकिन है और ना उसकी डिस्पोजल की व्यवस्था है, लेकिन वो कहते हैं कि हाइजीन बिहेवियर चेंज होना चाहिए, तो होगा कैसे हो। महत्वपूर्ण बात ये इसमें है कि इतिहास का पन्ना उल्टा हमने। अभी आप मिले वहाँ के राजस्थान के अलवर और टोंक के महिलाओं से, बच्चियों से जिनकी शादी अभी भी नहीं हुई है, और वो लोग महिला होते थे उनको उस काम से निकाल करके सुलभ शौचालय कन्वर्ट करके बना करके उनको काम सिखा करके, और अब वो पहले कमाते थे 300 रुपया, अब कमाते हैं 15,000 से 20,000 महीने का। तो उनकी जीविका भी हो गई। उनको मंदिर ले गए, पूजा कराया, ब्राह्मणों के साथ खाना खिलाया। आज उसी घर में जाके पापड़ बेचते हैं, अचार बेचते हैं, जिसमें कि पहले पैखाना साफ करते थे। उसी घर में जाके फेशियल करते हैं, ब्यूटी केयर करते हैं। और अब हमने उनको कहा कि जब हिंदू मुसलमान बन सकता है, क्रिश्चियन बन सकता है, बुद्धिस्ट बन सकता है, तो अपने ही धर्म में ऊपर क्यों नहीं जा सकता है। तो ब्राह्मण ही जरूरी नहीं है कि जिससे सर ऊंचा हो ऐसा जाति को ग्रहण करना चाहे, उसमें क्या कठिनाई है। तो हमने अलवर के जो पीले पीले साड़ियाँ पहनी लड़कियाँ और महिलाएं बैठी हैं, सबको ब्राह्मण बना दिया है हमने, और वो रोज़ पाठ करते हैं। और आश्चर्य ये है कि मुझे लगा था कि समाज कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ बातें हुई, लेकिन ऐसा हमको अच्छा अनुभव हो रहा है कि जहाँ जा रहे हैं, जिससे कह रहे हैं, सब कहता है ये अच्छा किया आपने, अच्छा किया आपने, अच्छा किया। तो कहने का तो ये है कि हमने गांधी के सपना को पूरा कर दिया, इसको पन्ना उलट दिया। जो साइटेशन पढ़ाया गया है, माताओं को पहले होली खेलने के लिए और दीपावली मना था। आज माताएं सामने बैठी हैं और मनु घोष और ये लोग बैठे यहाँ पर हैं। अब ये दिवाली मनाते हैं, होली खेलते हैं। और अभी कैट वॉक हुआ था, तो कैट वॉक पे सभी माताएं बहनें जो हैं अपने होठ पर लिपस्टिक लगा लगा के कैट वॉक कर रही थी। तो भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में, हिंदू समाज में ये कोई परंपरा नहीं रही कि विधवा महिला भी लिपस्टिक लगाए, विधवा महिला भी होली खेले। तो हमने कहा कि हिंदू में वेद है, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, ज्ञान के भंडार हमारे पास में है। ज्ञान, ऐसे ज्ञान की दुष्कर्ष है ही नहीं है। पश्चिम वाले अब हमसे वेद ले रहे हैं और ले रहे हैं, तो उनको हम और अच्छा करें, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी त्रुटियाँ गलतियाँ हैं तो सुधार कर देते हैं उसमें। और गांधी के तरीके से किया हमने, अहिंसा के माध्यम से। हमने कोई एजिटेशन नहीं किया,
न वेद फाड़े, न पुराण फाड़े, न स्मृतियाँ जलाई, न एक शब्द कहा किसी को। चे गिवेरा जो क्यूबा की आज़ादी दी थी, वो जब इंडिया आया था 1959 में, उसने कहा था कि भूखों को खाना खिलाने के लिए हिंसा की जा सकती है। फिर कहता है थोड़ी के बाद तुरंत कहता है कि नहीं नहीं, अपनी बातों को इंडोर्स नहीं करता हूँ, मैं महात्मा गांधी की बातों को इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि जो ऑपरेस्ड हैं वो चेज करेंगे ऑपरेसर को, तो ऑपरेसर चेज करेंगे ऑपरेस्ड को, और सिलसिला बंद नहीं होगा। इसलिए महात्मा गांधी के सिद्धांत अहिंसा से समाज में परिवर्तन होना चाहिए, और हमने हाथ जोड़ करके परिवर्तन किया है। कहीं कोई स्टेशन नहीं है जो आपने उनको मिला, उनसे मिला, जो देखा आपने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जितने भी काम किए हैं उसमें शिक्षा भी आपको दिया हमने। सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन, सोशियोलॉजी एक्शन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्री कहते हैं समाज का अध्ययन करते हैं हम कि क्या अध्ययन करते हैं, ये समाज कैसा है, वैल्यू क्या है, कल्चर क्या है। जो समाज की समस्याएं हैं उसको जो आप समाधान नहीं निकालते हैं तो ये समाजशास्त्र पढ़ने से फायदा क्या है। हमने कहा कि आप समाधान निकालिए, समस्या के समाधान निकालिए, बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों को उससे काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और साफ सुथरा भी रहेगा। 30 वर्ष से हमने प्रयास कर रहे हैं, तो मैं कर रहा था पहले समझाने में 85 में हमने हाथ उठा दिया कि नहीं, समाजशास्त्र में शौचालय और पानी पढ़ाई कैसे होगी। आपको खुशी होगी जानकर कि सबसे पहले गुजरात में ही जो भावनगर यूनिवर्सिटी है वही इसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस किया, और मिथिला विश्वविद्यालय ने किया है, और मैंगलोर में अभी हुआ है। तो ये हम दिखा दिया उनको हमने। तो ये है कि ये अभी 30 वर्षों तक लगे, अब लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। तो कहने का उत्तर है कि समाप्त कर रहे हैं कि समय नहीं है, हमको आशीर्वाद देना है उनसे। तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो गांधी की कल्पना थी उसको हमने अहिंसा के माध्यम से पूरा किया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी इज्जत बढ़ा दी, प्रतिष्ठा बढ़ा दी हमारी, क्योंकि मैं जब बिहार में जाता था शौचालय की बात करने के लिए तो लोग कहते थे आप शौचालय की बात करने आए हम। जी सर, तो चाय पी लीजिए। वो नहीं सर, चाय तो पीते रहेंगे, लेकिन पहले तो बात शुरू हो जाए। नहीं पाठक जी, शौचालय की चर्चा करके चाय पियेंगे तो क्या शौचालय का, क्या शौच का कुछ टेस्ट नहीं आएगा मुंह में? आपको नहीं सर, ऐसा नहीं होगा आपको। वो ज़माना था 1968 का। आज प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में लाल किले से कोई प्रधानमंत्री, चर्चा सबने की, लेकिन लाल किले से झंडा फहराते हुए स्वच्छता को, शौचालय को जो प्रतिष्ठा इज्जत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, किसी ने आज तक नहीं दी थी। और इसलिए हम लोग भी अब तन मन धन से हम लोग और लग गए हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है 2019 तक खुले रूप में शौच समाप्त करने का, तो हम लोग इसको पूरा करके रहेंगे जैसे भी हो, ये करने के लिए हम अभी 6,40,000 गाँव में एक आदमी को ट्रेन कर रहे हैं, और 6,40,000 आदमी 200 शौचालय एक बनवा देगा तो 12 करोड़ शौचालय बन जाएगा। लोग कहते हैं कैसे होगा, ये बहुत आसान है। एक गांव में उसी गांव का रहने वाला है, बाहर का नहीं है वो, तो बाहर का रहने वाला नहीं है वो, और उसी गांव का रहने वाला है। तो 200 शौचालय बनवाना यदि हो, और 2 साल में, 2 साल बाकी है अभी, तो 100 समझिए कि शौचालय 1 साल में, तो कौन बड़ी बात है। हाँ, शौचालय बनाने का ये कि मकान मालिक और मेसन से अपने बनवा ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, एजेंसी, ठेकेदार और NGO शौचालय बनवाए तो उसको 2 साल का गारंटी दे कि कोई खराबी होगा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेंगे, और 2 साल तक चलते रहने के लिए उसको फॉलो करे। वो महिलाएं लज्जावश कपड़ा छोड़ देती है शौचालय में, बच्चे ढेला छोड़ देते हैं, तो यदि कपड़ा नहीं निकाल देंगे उनका, हम ढेला नहीं निकाल देंगे, वो जाम हो जाएगा, बोले खराब हो गया। तो इसीलिए वो ज़रूरी है कि हम लोग उस पर कहें कि एक आदमी 2 साल बचा हुआ है और 200 शौचालय 2 साल में, कौन बड़ी बात है, ये कुछ भी नहीं है। और साथ साथ फॉलो अप जरूरी है, और ऐसा यदि होता है तो
2 साल में पूरा होगा, 100 से पूरा हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वही है कि फॉलोअप की जिम्मेवारी और उसकी जिम्मेवारी जो है हाँ ठीक है हम करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम इतना कह करके समाप्त कर रहे हैं। एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम उनको स्वागत करते हैं। और हमको मेरे पास शब्द नहीं है, हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं, हमारे पास शब्द घट रहे हैं कि हम कैसे स्वागत करें आपका। आप आए, हम आपका हम ही नहीं सुलभ परिवार 60,000 का परिवार है जो सीधे काम करते हैं, और उनके कम 5 को जोड़ लीजिए तो 3 लाख तो ऐसे हो गए। उनके कुटुंब परिवार को ले लीजिए तो लाखों में है। वो सब आपके व्यक्तिगत ऋणी रहेंगे, ये आपको हम वादा करते हैं। आप तो व्यक्तिगत ऋणी रहेंगे। आप इस आके जो आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम सबको हमारे यहाँ होगा कि कैसे क्या किया जाए। हम कि नहीं, आप सभी राज्य के जो कंट्रोल है उसको बुलाओ और जिला के कम से एक आदमी को बुला लो, ताकि वो कम से कम हमको देख ले, बात कर ले। और याद रखें, उनके सपनों को भी पूरा करना हमको है, अपना भी सपना पूरा करना है, प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है। तो आपको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अब आकर के आप आशीर्वाद देने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, आदरणीय मानू घोष जी, श्रीमती अमोला पाठक जी, श्री सौमेंद्र चटर्जी जी, श्रीमती उषा चौमट जी, और आज इस पवित्र कार्य में जुड़े हुए देश भर से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं ऐसी जगह पे खड़ा रहकर आप सबसे बात कर रहा हूं कि जो पूरी सृष्टि में सबसे पवित्र काम के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, ऐसी संस्था में खड़ा रहकर बात कर रहा हूं। देखने में तो ये कार्यक्रम बहुत छोटा दिख रहा है। हम 500-600 लोग यहाँ पर, पाठक जी ने जो एक बड़ी दुनिया खड़ी की है उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मगर ये काम जो है वो काम अपने आप में विराट है। और मैं मानता हूं कि इस काम को बहुत साल पहले समाप्त हो जाना चाहिए था। लगभग 74 से पाठक जी ने आंदोलन शुरू किया होगा, 68 से शुरू किया। 68 को ही अगर मान ले तो आजादी के 20 साल बाद किसी को वैचारिक आंदोलन शुरू करना पड़ा कि इस देश में शौचालय की व्यवस्था सर्वस्वीकृत है। खैर, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। विपत्तियों से और विडंबनाओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। उसके सामने व्यक्ति के नाते, संस्था के नाते और समाज के नाते लड़ाई करनी चाहिए, ऐसे मूड का कार्यकर्ता हूं मैं। मित्रों, ये जो स्वच्छता का विचार आंदोलन सुलभ इंटरनेशनल ने चलाया है, और आज करीब करीब दिख रहा है कि आंदोलन सफल रहा है। 3 प्रकार के आंदोलन होते हैं। धार्मिक आंदोलन होते हैं, राजनीतिक आंदोलन होते हैं और वैचारिक आंदोलन होते हैं। धार्मिक आंदोलन के अंदर व्यक्तियों की भावनाओं को साथ में लेकर आगे बढ़ना होता है। राजनीतिक आंदोलन में एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ना होता है। मगर कोई व्यक्ति एक विचार को जब आंदोलन बनाता है तो उसका लक्ष्य इतना सरल नहीं होता। बहुत सारी कठिनाइयां होती है, क्योंकि यहां पाना कुछ नहीं, सिर्फ देना ही देना है। इस प्रकार से विचार आंदोलन चलता है।
और इसलिए मैं मन से, मेरी ओर से और मेरी समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान पाठक जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस काम को अपना जीवन का मंत्र बनाया। गांधी जी ने आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ने के साथ ही गोखले जी के अभिप्राय के आधार पर पूरे देश को घूमना और देश को समझना शुरू किया था, और वो बिल्कुल सही था। अगर गांधी जी का भारत भ्रमण अफ्रीका के आने के बाद न हुआ था तो गांधी जी ने इतनी मूलभूत चीजों को पकड़ा न होता और आजादी भी न मिली। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कामरूप तक, असम तक फैला हुए विराट देश को गांधी जी ने पूरे धैर्य के साथ घूमकर देखा, देश की समस्याओं को समझा था, और बाद में आजादी के आंदोलन के साथ साथ अनेक प्रकार के ऐसे विचारों को गांधी जी अपने कर्म के माध्यम से संदेश बनाकर छोड़ कर गए थे कि जिससे आने वाली सदियों तक हिंदुस्तान का उत्थान होता रहे। उसमें से एक विचार था स्वच्छता। चाहे सादगी की बात हो, चाहे भारतीयता की बात हो, चाहे खादी की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, ये सारी चीजों का आजादी के आंदोलन से कोई लेन देन नहीं था। मगर गांधी जी का लक्ष्य सिर्फ आजादी नहीं था। समाज ए नाते भारत देश बहुत आगे आए, हमारे सारे दूषण को एक 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 कर हम पीछे छोड़ते जाए, इससे मुक्त हो जाए, ये भी उनका लक्ष्य था। और स्वच्छता को उन्होंने इसीलिए अहम मुद्दा बनाया था। और मित्रों, दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी स्वच्छता के संस्कार सिंचित करने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। शौचालय का प्रचार प्रसार और शौचालय बनने के बाद शौचालय में जाने की आदत लगाने के लिए अभियान चलाना पड़ता है। शौचालय बन गया, मगर व्यक्ति पूरा जीवन जो 50 साल 60 साल एक प्रकार से शौच करने की आदत डाले हुए, उसकी आदत भी बदलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी अभियान चलाना पड़ता है। मैं जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब देश के साथ हमने बहुत सारी समस्याएं थी और तत्काल दिखने वाली समस्याएं थी। कोई महंगाई की बात करता था, कोई सीमाओं की सुरक्षा की बात करता था, कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात करता था, कोई नीचे गिरता हुआ जीडीपी का विकास दर के ग्राफ की बात करता था, कोई रोजगारी की बात करता था, कोई हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करता था। बहुत सारी समस्याएं उस वक्त चुनाव का मुद्दा बनी थी, मगर ऐसी भी समस्याएं थी जो दिखाई नहीं पड़ती थी। और नरेंद्र भाई ने दिखाई पड़ने वाली समस्याओं को तो बखूबी एड्रेस किया, मगर पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय का उल्लेख करके पूरे देश को एक ऐसी समस्या पर सोचने की दिशा में मजबूर कर दिया कि ये बात अगर हम नहीं सोचते हैं तो समाज के नाते हम अपूर्ण हैं। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आगे की सरकारों ने, इसमें मैं किसी का दोष नहीं निकालना चाहते, कोई राजनीतिक मंच भी नहीं, मगर शायद इस काम को जन आंदोलन बनाया होता तो आज ये समस्या होती ही नहीं। नरेंद्र भाई ने समाज की समस्याओं को सिर्फ सरकार इसका निवारण करे, सिर्फ सरकार इसके निवारण के लिए प्रयास करे, सरकारी योजनाओं से प्रयास हो, उसकी जगह समाज की समस्याओं का निवारण समाज को साथ में लेके करने का एक नया रास्ता निकाला। उसमें से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है, उसमें से ही नमामि गंगे आता है, उसमें से ही शौचालय निर्माण और शौचालय के उपयोग के संस्कार का आंदोलन भी आता है। एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने लिया है, इस देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त करना। सर पर
मैला ढोने के घृणास्पद व्यवसाय से हर एक नागरिक को मुक्त कर देना। मित्रों, मैं मानता हूं कि देश में जो जितने भी काम है हमारे सामने, उसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का अगर कोई काम है तो सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति को उस अभिशाप से मुक्त करने का काम। और इस काम को नरेंद्र भाई ने लाल किले से भाषण से सिर्फ कहा इतना नहीं, सरकार की प्रायोरिटी वाला एजेंडा बना है। जितनी भी सरकार के अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, उसके समाज सेवा का जो उनका फंड होता है, वो सभी को शौचालय की ओर उन्होंने इंगित कर कर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है। 29 करोड़ से आसपास शौचालयों का निर्माण शुरू होना, और उसके साथ साथ पाठक साहब ने ठीक ही कहा, बनने से क्या होता है, अगर उपयोग करने लायक नहीं रहता है तो बनने का कोई मतलब ही नहीं। इसकी रख रखाव की व्यवस्था और इसकी आदत डालने का एक प्रचार अभियान भी भारत सरकार ने उठाया है। लगभग 2502 गांव खुले में शौच की प्रक्रिया से भी मुक्त हो गए। 67 जिले खुले में शौच की प्रक्रिया से मुक्त हो गए हैं और 3 राज्य पूरे के पूरे सर पर मैला ढोने के अभिशाप से और खुले में शौच करने की प्रक्रिया से मुक्त होकर आज इस दिशा में आगे बढ़े हैं। मगर हमारा काम बहुत कठिन है। आज यहाँ पर काफ़ी देरी हो रही थी, फिर भी एक तो पाठक जी आग्रह इतनी विनम्रता से करते हैं कि इसको कोई ना ही नहीं बोल सकता, और दूसरा इन्होंने जो काम किया है वो काम को देखकर और हर चीज को इतनी बारीकी से समझकर, छोटी छोटी चीजों का विचार कर कर एक संपूर्ण चक्र की व्यवस्था बनाई है। संपूर्ण चक्र। मित्रों, स्वच्छता के बारे में मेरी माता जी गांधी जी की बहुत बड़ी अनुयायी थी, तो बचपन से खादी, स्वच्छता, ये सारी चीजों को मैं सुनता आया हूँ, देखता भी आया हूँ और जीवन में कहीं ना कहीं मैंने अपनाया भी है। मगर मैंने स्वच्छता के इतने डायमेंशंस हो सकते, इतने परिमाण हो सकते हैं, ये पहली बार आज इस संस्था में आकर जीरो वेस्ट 100% वेस्ट से जीरो वेस्ट की दिशा में इस स्वच्छता के कार्यक्रम को कैसे जोड़ना, ये श्रीमान पाठक ने पूरी दुनिया को बताने का काम किया। और मैं मानता हूं कि 68 से लेकर आज तक पाठक साहब ने लगभग अपना पूरा जीवन इस काम के लिए अपनाया है। पाठक साहब को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, भारत सरकार ने भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया, दुनिया भर ने अवार्ड दिए हैं। मगर पाठक साहब, मैं अलग दुनिया का व्यक्ति हूँ, ये अवार्डों कोई मायने नहीं रखते। ये सारे अवार्ड एक दौर, और एक व्यक्ति जो सर पे मैला ढोता है उससे उसके मुक्ति दिलाकर उसका आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हुआ होगा, वो अवार्ड एक और, दोनों की कोई तुलना नहीं। करोड़ों लोगों के जीवन में उनके स्वास्थ्य का सुधार, उनको संस्कारित जीवन देने का संस्कार और स्वच्छता के काम के साथ जुड़े हुए लोगों का सामाजिक सशक्तिकरण, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और आज सुलभ इंटरनेशनल में पहले भी एक बार आने का मेरा कार्यक्रम तय हुआ था, मगर अनिवार्य कारणों के कारण मैं आ नहीं पाया था। आज मैं यहाँ आया, इसको सुना बहुत था, अपनी आंखों से देखा है, और मैं मन से कहता हूँ मित्रों कि समाज में बदलाव के लिए जो संस्थाएं काम करती है उसको किस तरह काम करना चाहिए वो देखना है, तो सुलभ इंटरनेशनल में आकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस संस्था के साथ जुड़े हुए भारत भर से आए हुए सभी भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे काम के साथ आप जुड़े हैं। इस काम के साथ जुड़ने का मतलब ही है कि इसी से आत्मा का कल्याण होता है और आगे की गति मिलती है। आप सभी को, सुलभ परिवार के देश भर में फैले हुए लाखों जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, और विशेषकर श्रीमान पाठक जी को बहुत बहुत
साधुवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इस काम को किया, मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया और इतनी अच्छी गतिविधियों से परिचित होने का मुझे लाभ दिया। इसलिए हृदय से धन्यवाद कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। माननीय श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके प्रेरणादायी वचनों को सुन पाए, हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। क्या मैं आप सभी से दरख्वास्त कर सकती हूँ कि कृपया अपने आसन से खड़े होकर एक बार करतल ध्वनियों के साथ माननीय श्री अमित शाह जी का आभार। बहुत धन्यवाद। और माननीय श्री अमित शाह जी का यहाँ आना स्वयं किसी शुरुआत से कम नहीं। माननीय श्री अमित शाह जी, आप हमारे प्रांगण में पधारे। हम पुनः आपका अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। चंडीगढ़ नगर निगम के परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट तो क्या कहे, 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें वहाँ पर मिली है। तो मैं सबसे पहले तो चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष, वहाँ की सांसद और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। चंडीगढ़ की जनता का भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नोटबंदी के फैसले के बाद लगातार सबसे पहले 5 राज्यों के उपचुनाव, उसके बाद में महाराष्ट्र के नगर स्थानीय इकाइयों के चुनाव, उसके बाद में राजस्थान के चुनाव, उसके बाद में गुजरात के चुनाव और आज चंडीगढ़ के चुनाव में देश की जनता ने, चंडीगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का हृदय से समर्थन किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया है, हर चुनाव जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद हुआ, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। विपक्ष डिमोनेटाइजेशन के फैसले को उसका राजनीतिकरण करना चाहता है, इस पर राजनीति करना चाहता है। मैं मानता हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ये 5 चुनाव ने विपक्ष को देश की जनता का मूड क्या है और राजनीति की दिशा क्या है वो अच्छे से समझाया है। और मैं फिर से एक बार देश के सभी हिस्सों में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड विजय दिलाई और प्रधानमंत्री जी के फैसले पर मोहर लगाई है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा हम, हाँ जी, हाँ जी। पीछे जा, पीछे जा। नहीं